नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका न्यूज डिकोड में। रात के 9 बजते दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों को डिकोड करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं मैं, पुनीत पाठक। हर खबर के पीछे की असल खबर हम न्यूज डिकोड में जानते हैं, समझते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज डिकोड। आज का दिन बड़ा विशेष है हम सब के लिए। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और आज का दिन गुरुओं को प्रणाम करने का होता है, नमन करने का होता है। पर अफसोस, आज के इस कलयुगी दौर में इस बुलेटिन की शुरुआत हम ऐसे गुरुओं की 2 तस्वीरों से कर रहे हैं जो हमारी सनातनी गुरु शिष्य परंपरा पर कुठाराघात करने के आरोपी हैं। पहली तस्वीर है साहब रायगढ़ की और दूसरी बेमेतरा की, और दोनों की काली करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा इस बुलेटिन में सबसे पहले खोलेंगे। यह अफसोस है कि गुरु पूर्णिमा के दिन इन तस्वीरों को हमें आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो जैसा हमने आपको दिखाया, खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ही है। पहली तस्वीर जिस पर जाहिर तौर पर आपको अफसोस होगा, यहां पुलिस ने एक प्रभारी प्राचार्य को कक्षा 12वीं की एक छात्रा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज हो चुका है। जिले के सरिया पुलिस ने शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को इस मामले में गिरफ्तार किया। उन पर यह आरोप है कि शासकीय हाई स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की एक छात्रा पर आरोपी शिक्षक की बुरी नीयत थी। इसके पहले भी उसने 2 बार छेड़खानी का प्रयास किया। 12वीं की परीक्षा होने के बाद 18 जून को आरोपी मृतका के घर गया था। उसने प्रश्न पत्र में गलत विषय लिखने का हवाला दिया और छात्रा को फेल कर दिया। छात्रा इस बात से बेहद परेशान और दुखी थी। आखिरकार उसने कल देर रात केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली और इसमें छात्रा की झुलसकर मौत हो गई। तो ये एक तस्वीर है। मामला दर्ज हो चुका है, जांच होगी, जांच में जो सामने आएगा उस मुताबिक कार्रवाई होगी। अब एक तस्वीर भी है जो शायद हमसे पहले आप तक भी पहुंच गई। खबर शिक्षा के मंदिर की, जहां के प्राचार्य अपनी मर्यादा भूल बैठे। उम्र दराज प्राचार्य की हरकत देखकर आपको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती। देखिए, ये एक स्कूल का वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। छात्राओं के साथ ठुमके लगा रहे ये शख्स स्कूल के प्राचार्य हैं। मामला बेमेतरा जिले के ग्राम चंदनू के शासकीय हाई स्कूल का है, जहां नए शिक्षा सत्र में प्रवेश उत्सव के दौरान प्राचार्य महोदय अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। ऐसी कोई मंशा नहीं थी जिससे कि संदेश गलत जाए या हमारे शिक्षा विभाग उस संदेश के प्रति बच्चों में कोई ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। वीडियो वायरल हुआ तो इस पर बवाल भी खड़ा हो गया। बात जिला शिक्षा अधिकारी तक भी पहुंची। 2 सदस्य कमेटी बनाई है। इस कमेटी के निर्णय के बाद जो भी निर्णय आएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर वही पुराना जवाब कि मामले में जांच होगी। हो सकता है कुछ छोटी मोटी कार्रवाई भी दिख जाए, लेकिन असल मुद्दा ये कि एक संस्थान के जिम्मेदार शिक्षक आखिर अपनी मर्यादा कैसे भूल सकते हैं। तो भगवान के ऊपर जिनको दर्जा दिया गया, ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु और उनको भी सिखाने और मार्गदर्शन देने वाले प्राचार्य, यानी कि शिक्षक पद की गरिमा को ऐसे व्यक्ति और इस तरह की छवि कैसे आगे सम्मान दिला पाएगी, एक सवाल है। शिक्षकों की राष्ट्र निर्माता के तौर पर एक छवि है, क्योंकि शिक्षक अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं और एक उज्जवल भविष्य वाले अच्छे नागरिकों का निर्माण करते हैं। प्राचार्य का छात्राओं के साथ में डांस वीडियो आपने देख लिया। दरअसल शाला का प्रवेश उत्सव था जैसा कार्यक्रम, उस पर छात्राओं के बीच, उन्हीं के बीच, उनके साथ प्राचार्य का अमर्यादित बोल वाले किसी गाने पर इस तरह का डांस करना, किसी का उनको ना रोकना ना टोकना, आखिर मानसिकता इसके पीछे क्या है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। पहली नजर में जो बात समझ में आती है वो ये है साहब कि प्राचार्य महोदय भावनाओं में बह गए और इस वजह से वो मर्यादा, सारी सीमाएं भूल गए, लांघ गए। दूसरी बात यह कि दूसरे शिक्षकों ने भी प्राचार्य को डांस करने से उस वक्त रोका नहीं। शायद शिक्षक प्राचार्य को खफा करना नहीं चाहते थे या शायद वो भी उस माहौल का हिस्सा थे। तीसरी बात, प्राचार्य ये भूल गए कि एक शिक्षक का आचरण दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए, मिसाल बनना चाहिए। लेकिन यहां पर मिसाल कुछ और ही बन गई। ये वीडियो आया, बेमित्रा के प्राचार्य ने छात्राओं के साथ ऐसे गाने पर डांस करके क्या सीख बच्चों को दी, क्या मिसाल पेश की,
ये किसी की समझ से परे है और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह भी कि इन पर वाकई कोई एक्शन होगा या मामला जैसे तैसे रफा दफा कर दिया जाएगा, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, इस पर भी हम जरूर खबर रखेंगे। अब आपको छत्तीसगढ़ की बदहाल स्कूलों में व्याप्त अव्यवस्थाओं की एक और सच्चाई से अवगत कराते हैं। देखें आप। एक और शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के दावे करता है, लेकिन जमीन पर हकीकत ये कि कहीं भवन है तो शिक्षक नहीं और शिक्षक हैं तो भवन नहीं। कई स्कूलों में घुटने घुटने पानी भरने से बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सूबे के महासमुंद जिले के पचरी शासकीय प्राथमिक शाला में स्थिति काफी दयनीय है, जहां शिक्षकों की भारी कमी है। इसके विरोध में अब पालकों ने मोर्चा खोल दिया है। हमें तत्काल वहां ग्राम पंचायत पचरी के प्राथमिक शाला में कम से कम 2 से 3 टीचर चाहिए। तत्काल शिक्षक का व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग स्कूल बंद कराने की मांग कर रहे हैं। राजिम के छुरा विकासखंड में हाई स्कूल भवन निर्माण और हायर सेकेंडरी स्कूल न होने से पालकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं जिले के कोपरा स्कूल परिसर में घुटने भर पानी भर जाने से बच्चों को स्कूल आने में काफी दिक्कत हो रही। मरवाही के स्वामी आत्मानंद विद्यालय की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं। यहाँ स्कूल की इमारत जर्जर होने के कारण हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। मतलब सही ढंग से हम लोगों को पढ़ा नहीं पाते हैं सर, क्योंकि इतना कमरा भर जाता है पानी से कि सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। शिक्षा के मंदिरों की ये बदहाली आज एक गंभीर समस्या के तौर पर सामने है, जिसे वक्त रहते सुलझाने की आवश्यकता है। खैर, अब आपके मन में भी सवाल आया होगा इन स्कूलों को देखकर कि सूबे में स्कूलों की बदहाल व्यवस्था के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। चलिए इस बात को भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। दरअसल सरकार सुचारू व्यवस्था के लिए पैसे आवंटित करती है, लेकिन जिन पर व्यवस्थाओं को ठीक करने की जवाबदेही है वो अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करते और एक दूसरे पर बातें टालते हैं। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक पैसा खर्च करते हैं। इसके बावजूद सूबे में स्कूलों की ऐसी बदहाल तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली, और चिंता होनी भी चाहिए। साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए जो सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, जो बजट के बावजूद, सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद उस पर अमल करवा नहीं पाते। और ऐसे स्कूलों की ऐसी दशा के ऊपर जो भी जिम्मेदार हैं उन पर अगर वक्त रहते एक्शन हुआ तो शायद आगे कुछ स्कूल इससे बच सकते हैं। चलिए, राजधानी रायपुर के भनपुरी के काशीराम शर्मा सरकारी स्कूल में पिटाई से नाबालिग छात्र की मौत का मामला आपको याद होगा। इस पर आज स्कूली छात्रों में काफी आक्रोश दिखा। इसके विरोध में स्कूली छात्रों ने बाकायदा रैली निकाली। रैली में छात्रों ने घटना के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्कूल से खमतराई थाने तक निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। दरअसल राजधानी के भनपुर स्थित काशीराम शर्मा सरकारी स्कूल में एक नाबालिग छात्र की इसीलिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि वो अंग्रेजी में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। वारदात में स्कूल के 10 से 15 छात्र लिप्त बताए गए। मृतक छात्र दूसरे स्कूल से यहां 10वीं की पूरक परीक्षा देने आया था। मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। जाहिर सी बात है कि उनको भी एक काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन क्या जैसे परिवार के आरोप हैं, क्या जैसे परिवार की कहने की स्थिति है कि क्या आप इस पूरे मामले में वक्त रहते कार्रवाई करेंगे, ये एक बड़ा सवाल। चलिए, 10वीं के छात्र की हत्या के विरोध में आज स्कूली बच्चे सड़कों पर आ चुके हैं। ये आपने देख लिया है। रैली के माध्यम से बच्चे कहना क्या चाहते थे, जरा इस बात को भी समझें। पहली बात तो यह कि बच्चे अपनी रैली के माध्यम से बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ समाज और बड़ी बात प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इस रैली के जरिए बच्चों में विकसित होती हिंसक विचारधारा, मंशा, इस पर अंकुश लगाने, उस पर रोकथाम करने की कोशिश की अपील भी इसमें हमको दिखी। लगातार बढ़ते अपराध से मुक्ति की अपील भी बच्चों ने प्रशासन से और समाज से की। बच्चे चाहते हैं एक सुरक्षित माहौल मिले, कम से कम स्कूल में, उसके आसपास। वो एक समाज चाहते हैं जहां वो बेखौफ होकर अपना सुनहरा भविष्य गढ़ सकें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिन पर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है वो अपनी व्यवस्था ढंग से निभाएं। विरोध में निकाली गई महज एक रैली मात्र नहीं है, बल्कि पूरे समाज और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी ये कि अगर हम अभी खामोश रहे तो आगे कहीं बड़ा सन्नाटा, कहीं बड़ी खामोशी, कहीं बड़ा दुख ना हो। चलिए, अब राजनीति की भी बात कर लें। बीजेपी अब सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर अचूक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग है।
बीजेपी अब छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल करेगी। बीजेपी इसके तहत प्रदेश भर में सरकार से नाराज और प्रताड़ित लोगों को चिन्हित कर उनकी शिकायत, उनकी व्यथा को सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाएगी। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को बेधड़क तरीके से रख सकते हैं और अंतिम छोर तक हमारा पहुंच है। आज अंतिम छोर में रहने वाला भी आज सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करता है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस प्लान पर कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास ही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पर है। जिस प्रकार से देश में उनके नेता सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर काम करते हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी वो कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे राजनीतिक दलों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अब नया नहीं रहा। बीजेपी कांग्रेस दोनों जमकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ करते आए। देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया के संग्राम में किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा, आज का दौर सूचना और तकनीक का दौर है। इंटरनेट के जरिए सूचना बड़ी सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, बल्कि एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाती है। सियासी पंडितों के मुताबिक बीजेपी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में महारत भी है। बारी अब छत्तीसगढ़ के इस सोशल या डिजिटल प्लान को डिकोड करने की। समझते हैं इसे। जान लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सर्कल में एक्टिव मोबाइल ग्राहकों की संख्या फरवरी 2022 यानी इस साल के फरवरी तक 6.9 करोड़ पर है। दोनों राज्यों में बढ़ी हुई आबादी के बीच में 6.9 करोड़ मोबाइल धारक यानी कि हर दूसरा व्यक्ति मोबाइल का यूजर बन चुका है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वायरलाइन ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 10 लाख के पार है। सर्किल में कुल 10.12 लाख वायरलाइन ब्रॉडबैंड के ग्राहक हैं। मतलब समझें आप इसका, तेजी के साथ में, अच्छी फैसिलिटी के साथ में इंटरनेट यूज करने वाले, यानी छत्तीसगढ़ में स्मार्टफोन यूजर भी बड़ी तादाद में है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर यूथ के हाथ में मोबाइल है, तो इसीलिए इन मोबाइल धारकों के ऊपर पार्टियों की नजर है, जो उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से गलत नहीं कही जाएगी। चलिए अब रणनीति के रिजल्ट की बात कर लें। मध्य प्रदेश में आपको पता है नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का अंतिम दौर पूरा हो चुका है। वोटिंग में आज 5 नगर निगम समेत कुल 214 निकायों में दूसरे दौर के मत पड़े। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना नगर निगम में मतदान हुआ। वहीं 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में भी पार्षद चुनने के लिए वोटिंग हुई। रीवा नगर निगम समेत जिले की 9 नगर पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सुरक्षा के लिहाज से 2000 से ज्यादा का बल तैनात रहा। सतना नगर निगम का चुनाव पहले चरण में हो चुका है, जबकि जिले के 6 निकायों में दूसरे चरण के तहत मतदान सम्पन्न हुआ। विदिशा जिले की सिरोंज नगर पालिका समेत कुरवाई, लटेरी और शमशाबाद नगर परिषद में वोटर्स बेहद उत्साहित दिखे। शमशाबाद में नवजात को जन्म देकर एक प्रसूता भी वोट डालने मतदान केंद्र पहुंच गई। पन्ना के अमानगंज, गुनौर और पवई नगर पंचायत में वोटिंग के लिए सुबह से वोटर्स की लंबी कतारें दिखी। दमोह जिले के अटा नगर पालिका समेत पटेरा और तेंदुखेड़ा नगर परिषद में भी पार्षदों को चुनने के लिए वोटिंग हुई। खंडवा जिले की पंधाना और मूंदी नगर परिषद में वोट डाले गए। तो साहब, नगर स्तर के ये छोटे लेवल पर होने वाले बड़े चुनाव और मध्य प्रदेश के 214 नगरीय निकायों में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ छिटपुट घटनाएं घटी हैं। इन पर भी एक रिपोर्ट देख लें। दूसरे दौर का नगरीय चुनाव पहले चरण की तरह शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामे और ईवीएम में खराबी की शिकायतें सामने आई। मुरैना में मतदाता और फर्जी मतदाताओं के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस मेयर प्रत्याशी समेत कांग्रेसियों ने पुलिस और प्रशासन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। टीकमगढ़ में वार्ड नंबर 1 में मतदान के दौरान बीजेपी विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हो गई। खरगोन में तेज बारिश के बाद भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बना। वार्ड क्रमांक 15 में ईवीएम की तकनीकी खराबी के चलते 35 मिनट तक वोटिंग प्रभावित रही। कटनी में कावसडी वार्ड में ईवीएम में खराबी आई और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वोटिंग रुकी रही। हालांकि बाद में मशीन को ठीक कर मतदान शुरू कर दिया गया। तो आज भले एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दौर की वोटिंग संपन्न हो गई हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का टेंशन और बढ़ गया है, बरकरार है। चलिए जरा इसकी वजह भी डिकोड कर लें। पिछले चरण की तुलना में आज यानी दूसरे दौर का मतदान ज्यादा उत्साह के साथ हुआ। लोग घरों से निकले, मताधिकार का इस्तेमाल किया, कतारों में खड़े नजर आए, लेकिन उत्साह के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस टेंशन में।
कम ही नहीं हो रही है टेंशन। इसकी पहली वजह तो यह है साहब कि इन दोनों दलों के लिए निकाय चुनाव में जीत हासिल करना इनके आगे के सियासी भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। वहीं अगले साल विधानसभा इलेक्शन है और ऐसे में जमीनी स्तर पर पकड़ की दृष्टि से निकाय के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे और इससे इतर निकाय का जो सियासी गणित है इस जंग में जिस तरह से दोनों पार्टियों के दिग्गज मैदान में दिखें उससे भी इनकी अहमियत को आप आंक सकते हैं। यानी वो समझते हैं कि उनके करियर में, जैसे हम कहते हैं साहब कि एक यूनिट टेस्ट होता है, लेकिन ये एक ऐसा यूनिट टेस्ट है जिसका नतीजा फाइनल रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए मेहनत हुई है और इसीलिए जब तक 17-20 के नतीजे नहीं आएंगे ये टेंशन बनी रहेगी। चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए ट्रेन सेवा की घोषणा पर राजनीति हो रही। देखें। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को मिली ट्रेन की सौगात पर सियासत शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने सरगुजा की तरह अब बस्तर से भी नई रेल सेवा शुरू करने की मांग की। अगर सरगुजा में रेल चल रहा है तो बस्तर में भी चलना चाहिए। रेणुका सिंह हिंदुस्तान का मंत्री है, बस्तर का भी रेल है, फिर उसका स्वागत होगा। मंत्री लखमा ने आगे कहा कि रावघाट परियोजना बस्तर के लिए लाइफलाइन है, लेकिन जानबूझकर इस परियोजना में देरी की जा रही है। लगातार बस्तर के लोग रैली कर रहे हैं कि बस्तर छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में नहीं है, रावघाट को अभी तक दबा के क्यों रखे। इधर मंत्री लखमा ने कहा कि रेणुका सिंह सिर्फ सरगुजा की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सांसद हैं, लिहाजा उन्हें अपने क्षेत्र के अलावा बस्तर की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कवासी लखमा भूपेश कैबिनेट के वो मंत्री हैं जो अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। वैसे कवासी लखमा का बस्तर के लिए ट्रेन सेवा की मांग करना बस्तर के हित में है, जिस पर केंद्र को जरूर विचार करना चाहिए। तो साहब बीते लंबे वक्त से रावघाट परियोजना के काम में हो रही देरी को लेकर सियासी बयानबाजी होती रही, लेकिन सवाल ये कि देरी हो क्यों रही। रावघाट परियोजना है क्या जिसको लेकर इतनी चिंता मंत्री जी को भी है और प्रदेश को भी है। असल में रावघाट परियोजना के तहत रावघाट तक रेल पटरी बिछाने की योजना है ताकि लौह अयस्क को आसानी से वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसके लिए वर्षों से रणनीति बन रही है, उचित प्रबंधन पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक परियोजना अमल में आ नहीं पाई। भिलाई स्टील प्लांट के लिए रावघाट परियोजना एक ऑक्सीजन की तरह है, क्योंकि अगर रावघाट तक रेल पटरी बिछ जाती है तो रावघाट से लौह अयस्क के खनन का काम बड़ी तेजी से शुरू होगा। वहीं रावघाट परियोजना में अधिकतर माइंस ब्लॉक अंतागढ़ ब्लॉक में आती हैं और सबसे अहम बात यह कि बस्तर से राजधानी का रेल संपर्क जो अभी तक नहीं है, इसको लेकर मांग भी लंबे समय से जो थी पूरी हो सकती। चलिए अब देखते हैं कि इस बयानबाजी का कोई नतीजा निकलता है कि नहीं, क्या इसका लाभ जनता को मिलता है कि नहीं। कुछ समय हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अपने अपने दांव चलने के बाद में अब रिजल्ट का इंतजार है और दूसरे चरण के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के विधायक नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर कैसे काबिज हुआ जाए, इसको लेकर ड्यूटी निभा रहे हैं। इस बार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति यानी पार्षदों के द्वारा होगा। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय विधायकों को समीकरण साधने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। लिहाजा सीएम शिवराज ने मंत्रियों को प्रभार और गृह जिलों में समन्वय बनाने का दायित्व दिया है। जिस तरह के निर्णय लेने उसमें हमारे कहीं ना कहीं प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभारी वही होते हैं जो अपने आप में अनुभवी होते हैं, जिन्होंने इस कार्य को पहले दक्षता से किया होता है। हमारा पूरा विश्वास है कि जो अच्छे हमारे अनुशासित कार्यकर्ता उनका चयन इस पूरे मामले में होगा। कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों के साथ जिला और संभागीय प्रभारियों को कांग्रेस समर्थित सदस्यों के संपर्क में रहने के लिए कहा है। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के चुने हुए लोग जनता की भावना का आदर करेंगे और इनके दबाव में नहीं आएंगे। हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। मध्य प्रदेश की 76 नगर पालिका और 255 नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के जरिए होगा। निकायों में अध्यक्ष का चुनाव 20 जुलाई को मतगणना के बाद होगा। तो चुनाव के बाद अब नगर सरकार बनाने की जंग शुरू हो चुकी है। भले ही अभी रिजल्ट नहीं आए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी से अपने अपने मोहरे सेट करने में बिजी हो गए। कैसे अपने पक्ष में समीकरण को साधेंगे बीजेपी और कांग्रेस के लोग, डिकोड करते हैं इसे। दरअसल अपने क्षेत्रों में मंत्री और विधायक खासा रसूख रखते हैं, दबदबा रखते हैं, जनता के बीच में उनकी पकड़ होती है। इसलिए पार्षदों और जिला पंचायत सदस्यों को अपने पाले में करने की जिम्मेदारी अभी से मंत्रियों को मिल गई है, विधायकों को मिल गई है। वो अपने गृह क्षेत्रों का जिम्मा उठाएंगे ताकि पार्टी को स्थानीय संबंधों का फायदा मिले।
वर्गों के समीकरण साधें, जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्यों और नगर सरकारों में पार्षदों को साधने और आगे तक साधकर उनके द्वारा अपने अध्यक्ष चुनवाने में अपनी भूमिका निभाएंगे अब ये तमाम मंत्री और विधायक महोदय, और इसके लिए अभी से उनको ड्यूटी सौंप दी गई। चलिए अब एक बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबर जो शायद आप तक पहुंची हो। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण किया था। तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। और अनावरण के बाद से लगातार इस पर भी अब विवाद शुरू हो गया। यह विवाद क्या है, देखें जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिस पर अब विवाद हो रहा है। ताजा विवाद की वजह यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि नए संसद भवन में लगाई गई राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतिमा मूल प्रतिमा से अलग है। तर्क ये दिया जा रहा है कि मूल प्रतिमा में सिंह सौम्यता लिए हुए है, वहीं नए संसद भवन में लगाए गए अशोक स्तंभ के सिंह आक्रामक मुद्रा में है। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि वास्तविक अशोक स्तंभ के शेर दयालु और राजसी वैभव लिए हैं, जबकि नए संसद भवन के राष्ट्रीय चिन्ह के शेर गरजते और दहाड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नए प्रतीक चिन्ह की प्रतिमा में एक बड़े वर्ग को कोई खामी नजर नहीं आ रही, बल्कि ये वर्ग प्रतीक चिन्ह पर सवाल उठाने वालों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इधर प्रतीक चिन्ह बनाने वाले कलाकार सुनील देवरे ने कहा कि प्रतीक चिन्ह को नीचे से या अलग से देखने पर लोगों को भ्रम हो रहा है। नए संसद भवन में लगी प्रतिमा पूरी तरह से मूल प्रतिकृति के जैसी ही है। वैसे नई प्रतिमा चिन्ह के ऊपर, नए प्रतीक चिन्ह के ऊपर विवाद तब से शुरू हो गया था जब से इसका अनावरण हुआ। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रतीक चिन्ह का अनावरण करने पर सवाल उठाए थे। खैर, अब प्रतिमा का लोकार्पण हो चुका है। यह प्रतिमा सबके सामने, उसको बदला नहीं जा सकता। अब जरा अशोक स्तंभ के उस इतिहास को भी डिकोड करें जिसका एक अपना गौरवशाली अतीत है। असल में हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ का शीर्ष हिस्सा है। मूल स्तंभ के शीर्ष के ऊपर 4 भारतीय शेर एक दूसरे से पीठ सटाए खड़े हैं, जिसे आप सिंह चतुर्मुख कहते हैं। सिंह चतुर्मुख के आधार के बीच में अशोक चक्र है जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में आपको दिखाई पड़ता है। करीब 2.25 मीटर का सिंह चतुर्मुख आज की तारीख में सारनाथ म्यूजियम में रखा है सुरक्षित, और जिस अशोक स्तंभ का यह शीर्ष है वो अब भी अपने मूल स्थान पर ही है। सम्राट अशोक ने तकरीबन 250 ईसा पूर्व सिंह चतुर्मुख को स्तंभ के शीर्ष के ऊपर रखवाया था, स्थापित करवाया था जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध का एक सिंह अवतार भी, और इसीलिए सिंह के तौर पर उसका प्रचार किया। सम्राट अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अपने साम्राज्य में कई जगह इस तरह के स्तंभ लगवाए, जिसमें सांची का स्तंभ प्रमुख है। अब केवल 7 अशोक स्तंभ ही बचे हुए हैं। चलिए अब जरा आसपास के विश्व के माहौल को भी भांप लें। श्रीलंका के आर्थिक संकट का आज ऐसा भयानक स्वरूप दिखा कि गृह युद्ध की स्थिति है, और इसीलिए वहां पर अब इमरजेंसी जैसी स्थिति बना दी गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश से फरार हैं। श्रीलंका इन दिनों सियासी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति भवन पर जनता ने कब्जा कर लिया तो प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अब सरकारी टेलीविजन चैनल पर भी कब्जा जमा लिया है। वहीं आज श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे कोलंबो से मालदीव भाग निकले। वायुसेना के विशेष विमान से वो अपनी पत्नी और 2 अंगरक्षकों के साथ मुल्क छोड़कर चले गए हैं। आज गोटबाया को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी देना था, लेकिन ऐन वक्त पर वो फरार हो गए। उनके देश छोड़ने से प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गए, जहां सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। इसके बाद श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया गया। इस बीच अफवाह उड़ी कि राष्ट्रपति को भागने में भारत ने मदद की है, जिसके बाद भारतीय उच्चायोग ने तत्काल ट्वीट कर इस अफवाह का खंडन किया। वहीं रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। तो श्रीलंका के हालात क्यों हैं, कैसे हैं, इसको लेकर तरह तरह की बहस है, तरह तरह के तर्क हैं, तरह तरह की बातें हैं। फिलहाल हम सब एक पड़ोसी के नाते उम्मीद करते हैं कि वहां हालात जल्द बेहतर हों, लेकिन ये कैसे होंगे, कब तक होंगे, फिलहाल कोई नहीं जानता। चलिए आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर आपसे रात 8:55 पर यही मुलाकात होगी, और आगे आप हमारा खास बुलेटिन अब छत्तीसगढ़ की बारी बिल्कुल नए कलेवर, नए अंदाज में मेरे साथी राहुल सिन्हा के साथ देखना ना भूलें। अपने परिवार का अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।